Hi guys, myself Penel Misra. Today I am going to teach you history chapter number 3, the Nazism and the rise of the Hitler. Nazism and the rise of the Hitler. Hitler, you have so many times I have listened the name of the Hitlers. And what is the Nazism? नाजिज्म क्या है, हिटलर क्या है? तो नाजिज्म क्या है? एक पार्टी है। ये नाजिज्म जो है पार्टी है, एंड दिस पार्टी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द हिटलर, एडोल्फ हिटलर के द्वारा ये की गई थी। और वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर because in the second world war, the condition of the second world war, WW2 वर्ल्ड वार 2 में हम लोगों ने देखा कि ये 1939 से लेकर के 1945 तक वर्ल्ड वार हुआ। ठीक है, पहली जो वर्ल्ड वार हुआ था 1914 to 18, उस वर्ल्ड वार का कमोबेश बदला लेना चाहता था ये हिटलर। और हिटलर जो है उसको बदला लिया। कैसे बदला लिया, क्या कंडीशन थी, व्हाट वाज द सिचुएशन, वहाँ की स्थिति क्या थी, जर्मनी की स्थिति क्या थी, उसका व्यू क्या था, विभिन्न पॉइंट्स पे उसका व्यू क्या था, उसको इस चैप्टर में बताया गया है। तो सबसे पहले तो ये बताया गया है कि इन द स्प्रिंग ऑफ द 1945, 1945 में लिटिल 11 ईयर ओल्ड जर्मन बॉय, एक जर्मनी का एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था हेलमुथ वाज गोइंग टू बी स्लीप। हेलमुथ जो है सोने जा रहा था, और वो देखता क्या है, सुनता क्या है, सोने जा रहा था। जैसे आदमी सोने जाता है तो कुछ सोचता विचारता है, तो हेलमुथ भी सोने जा रहा था तो कुछ सोच विचार रहा था। उसने ये देखा कि उसके पापा और मम्मी कुछ बात कर रहे हैं। उसके पापा और मम्मी जो बात कर रहे हैं वो बात ये कर रहे हैं, तो उसके पापा ये कह रहे हैं कि क्या हम लोगों को, पूरे परिवार को मार देना चाहिए? क्या मैं विल आई टेक द सुसाइड, क्या हम लोगों को सुसाइड कर लेना चाहिए, जहर खिलाना चाहिए, या और कोई तरीका अपनाना चाहिए? इस बात को जैसे ही हेलमुथ के कान में पड़ी ये बात, हेलमुथ और पास में चला जाता है और धीरे धीरे अपने मम्मी पापा की बातों को सुनने लगता है। जब वो सुनता है तो वो देखता है कि उसके फादर जो है वो क्या थे, वो नाजी थे। और नाजी होने के नाते ही वाज द सपोर्टर ऑफ द हिटलर, क्योंकि नाजी पार्टी वाज द फाउंडेड बाय द एडोल्फ हिटलर के पक्के समर्थक थे। और वर्ल्ड वार के बाद की घटना है, 1945 की घटना है, 1945 की, व्हेन वर्ल्ड वार इज गोइंग टू बी एंड। इस साल एंड हुआ था जब नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिराया था अमेरिका ने, तो खत्म हुआ था। ये उसके बाद की घटना है। और जब ये देखता है तो वो जो है कहता है अपनी पत्नी से कि चूंकि इसके पहले नाजी जर्मनी में ज्यूज को या और लोगों के ऊपर जितना अत्याचार किया गया था, अब जो लोग जीत गए हैं, मित्र राष्ट्र जिसको कहते हैं, मित्र राष्ट्र जब तो जीत गया है वर्ल्ड वार में, अब मित्र राष्ट्र हमको भी ऐसे टार्चर्ड करेगा, और ऐसा हमको टार्चर्ड करेगा, इससे पहले कि वो टार्चर्ड ना करे हमें आत्महत्या कर लेना चाहिए। ये बात जब हेलमुथ के कान में पड़ती है तो हेलमुथ बहुत दुखी हो जाता है। और उसके फादर पेशे से डॉक्टर थे, ऑक्यूपेशनली ही वाज ए डॉक्टर। तो वो क्या करते हैं, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वो अपने बच्चे को लेकर के घूमने निकल जाते हैं और बगीचे में घूमते हैं और उसे ढेर सारी कहानियाँ सुनाते हैं। ढेर सारी कहानियाँ सुनाने के बाद जो है वो जो है उसको घर पहुँचा देते हैं और अपना ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस जाने के कुछ ही देर बाद, कुछ 1 घंटा या आधा घंटा या 2 घंटा बाद, हेलमुथ क्या देखता है कि हेलमुथ के पापा की लाश आती है, हेलमुथ के पापा की डेड बॉडी आती है, गोली मारी हुई डेड बॉडी आती है। उसके जो यूनिफॉर्म्स थे, डॉक्टर का जो लिबास होता था, वो यूनिफॉर्म खून से सना हुआ था और उसको उसके घर की लपटों के बीच में जला दिया गया। और हेलमुथ ये बात देख करके बहुत दुखी हो गया। आने वाले 9 सालों तक
आने वाले 9 सालों तक वो इतना डर गया कि अपनी माँ का दिया हुआ खाना भी नहीं खाता था। उसे ये डर लगता था कि कहीं जो है उसकी माँ उसको जहर ना दे दे। इस तरह से ये बच्चे के मन में नाजिज्म के प्रति या जर्मनी के जो लोग थे, जर्मनी के लोगों के अंदर कैसे मित्र राष्ट्रों के प्रति जो पावर थे, उन पावर्स के एलाइज पावर, सेंट्रल पावर के बीच में जो स्थिति चल रही थी जर्मनी के लोगों की हारने के बाद, कैसी स्थिति थी। अब ऐसी स्थिति में जब सरेंडर हो गया, राजा यहाँ पे सरेंडर हो गया, वर्ल्ड वॉर का टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम आपको पता है कि WW1 ये था 1914 टू 1918, 1914 टू 1918। इस वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी हार गया था, इस वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी हार गया था। और हारने के बाद एक ट्रीटी, जिसको ट्रीटी ऑफ वर्सले कहते हैं या वर्साई की संधि कहते हैं, ये वर्साई की संधि इसके ऊपर ला दी गई थी। और ये इतनी अपमानजनक संधि थी, इतनी ही अपमानजनक संधि थी कि इसमें जो है हिटलर को झकझोर के रख दिया था। और हिटलर क्या, पूरे जर्मनी के लोगों को एक तरह से इंसल्ट कर दिया था, पूरे विश्व में इंसल्टेड हो गए थे। तो इसमें जो है अब इनके पास केवल एकमात्र चारा बचा था, जो है बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। तो जब राजा ने जो है जर्मनी ए पावरफुल एम्पायर अर्ली इन द 14th सेंचुरी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद ये जो है क्या करता है, इंपीरियल जर्मनी एंड द, ये कितने राष्ट्रों को जीत करके जर्मनी ने, ये नॉर्थ सीलैंड, डेनमार्क, वेस्ट प्रसिया, पसन, अपर सिलिसिया, इन सब से जीत करके। लेकिन ये जो है आपने देखा कि इसमें ट्रीटी ऑफ वर्सली में 30% ऑफ द टेरिटरी, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड द 26% ऑफ द कोल, फ्रांस, पोलैंड एंड डेनमार्क एंड द लिथुआनिया, द एलाइड पावर डोमिनेटेड द जर्मनी वीकन इन द पावर्स। एलाइड पावर को ये सब मिल गए थे और जर्मनी जो है एकदम पूरी तरह से इंसल्टेड हो चुका था। नाउ द इफेक्ट ऑफ द वार, वार का इफेक्ट क्या हुआ, वार का, द वार हैड द devastating impact of the entire continent, both physically and the financially from the continent creditor. Europe turned into a debtors. एक स्थिति ऐसी थी कि यूरोप कैसा था, यूरोप ऐसा था कि दूसरे कॉन्टिनेंट के लोगों को कर्ज देता था। लेकिन इस वर्ल्ड वार ने इतना लंबा खींचा, ये वर्ल्ड वार सबको लगा था कि बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा, खुद इसमें लड़ने वाले सैनिकों को लगा था कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये वो इतना लंबा खिंच गया कि अब ये डेप्टर हो गया कर्ज के लिए, अब ये कर्ज के लिए मोहताज हो गया। ऐसे में समय में इसकी मदद किया था अमेरिका ने, भले ही वो पॉलिटिकल चाल थी लेकिन अमेरिका ने इसकी मदद किया था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अब देखिए पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस। कैसे, पहले तो अमेरिका ने इनको खूब कर्जा दिया, अमेरिका ने इनको खूब कर्जा दिया कि जितनी आपकी नुकसान हुई है वार में वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग कर लीजिए। अमेरिका ने खूब कर्जा दिया। लेकिन अमेरिका के जो मनी लेंडरशिप होने का जो नतीजा था उसको कहा जाता था वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार जैसे अपने यहाँ होती थी शेयर मार्केट, वैसे वहाँ की वॉल स्ट्रीट थी। तो जब तक अमेरिका के पास पैसा था अमेरिका लगातार देता था। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि वॉल स्ट्रीट में गिरावट आ गई। वॉल स्ट्रीट में जब गिरावट आ गई तो जितने लोगों ने पैसे लगा रखे थे अमेरिकन बैंक्स में, अमेरिकन गवर्नमेंट में, वो सारे जितने भी कैपिटलिस्ट ने पैसे लगाए थे, मनी लेंडर ने पैसे लगाए थे, सब लोगों ने मार्केट से अपने पैसे खींचना शुरू कर दिया। ऐसी कंडीशन से अमेरिका ने इनको मदद देना भी बंद कर दिया। और इनको मदद देना बंद कर दिया तो इनकी स्थिति ऐसी हो गई कि ये जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है खत्म हुई तो 24 अक्टूबर 13 million शेयर were sold. There are the start of the great economic depression. Over the next 3 years between 29 to 32, the national income of the USA fell by the half. USA की खुद की नेशनल इनकम हाफ हो गई। तो जर्मन was now worth by the economic crisis by the 1932. Industrial production was the reduced to 40% of the 29 levels. ठीक है, तो इनकी जो है स्थिति इतनी खराब हो गई कि अब ये बेकार हो गए, इंडस्ट्री इनकी खत्म हो गई। इंडस्ट्री खत्म हो गई तो जो इनके यहाँ के वर्कर्स थे उन वर्कर्स की कंडीशंस ये हो गई कि दे वर अनएम्प्लॉयड।
अनएम्प्लॉयड हो गए, देवर मूव फ्रॉम वर्क इन सर्च ऑफ वर्क फ्रॉम हियर टू देयर, यहाँ वहाँ घूम रहे थे। यहाँ की ऐसा माना जाता है या लिखा भी गया है बुक में कि लोग अपने गले में तख्तियाँ और पीठ पर तख्तियाँ टांग करके चलते थे कि आई नीड वर्क, आई कैन डू एनी वर्क, मुझे काम चाहिए, मैं किसी भी काम को करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि वहाँ के युवाओं का भविष्य क्या रहा होगा। विलिंग टू डू माई एनी वर्क, मैं किसी भी काम को अच्छा करने के लिए इच्छा रखता हूं। हिटलर राइज टू द पावर, नाउ हिटलर राइज टू द पावर, द क्राइसिस इन द इकोनॉमी पॉलिटिकली एंड द सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ द हिटलर राइज टू द पावर। ये जो आर्थिक संकट था, जो जर्मनी का आर्थिक संकट था, ये हिटलर को पावर में आने के लिए बहुत मदद किया। इनिशियली हिटलर वाज आल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम ए पुअर फैमिली, बहुत पुअर फैमिली से वो भी बिलोंग करता था, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन द 1889, बॉर्न 1889 में पैदा हुआ था। और कहा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में ये पैदा हुआ था। और ये जो है व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन टोल्ड द आर्मी, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, हिटलर उस समय छोटा ही था, लेकिन जब आर्मी की भर्ती हो रही थी तो इसने भी अपना नाम लिखा लिया था और वर्ल्ड वॉर में लड़ा था। ये है सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द बिकम द कारपोलर एंड द मेडल ब्रेवरी, वो कारपोलर बना था और बहादुरी का एक पदक भी पाया था। The German defeated Heritage in the Versailles Treaty in 1909 joined a small group। जब ट्रीटी ऑफ वर्सले हुई, जब जर्मनी हार गया तो ये बच गया, मारा नहीं गया था, बच गया था, तो उसने एक नई जो है ग्रुप में कार्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी में जो है वो शामिल हो गया। ही डिफीटेड द हॉरिन एंड द वर्सले ट्रीटी मेड हिम द फ्यूरियस। इन 1990 ही ज्वाइंड द स्मॉल called the German Workers Party, subsequently took over the organization and renamed the National Socialist German Workers। जिस पार्टी में वो शामिल हुआ था, जर्मन वर्कर्स पार्टी में, जल्दी ही उसका नाम बदल करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर, नेशनल जर्मन वर्कर्स के नाम से इसको एक नई पार्टी का नाम दे दिया और पूरी की पूरी कमांड अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, वो ही उसका जो था वो बदला लेने की भावना से चूर चूर था। In 1939 हिटलर प्लान टू साइज कंट्रोल द ब्रेविटा, मार्च टू द बर्लिन, कैप्चर द पावर। ही फेल्ड, पहली बार तो बर्लिन पे अटैक करने के बाद वो फेल्ड हो गया था। He failed, was arrested, tried to the treason and later released। जेल में बंद कर लिया गया बर्लिन को अरेस्ट करने के चक्कर में। The Nazis couldn't effectively mobilize the popular support till the early 1930s। It was during the Great Depression that Nazis began a mass movement। ये ऐसा समय था जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, मतलब कि आर्थिक मंदी, इसको विश्व आर्थिक मंदी के नाम से भी जानते हैं, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें ये जो है जब शुरू में पहली बार जब ये जर्मनी के लिए चुनाव लड़ा था अपनी पार्टी से लेकर के, तो ये ही हैव गेन ओनली द 2.6% वोट। He have gained only the 2.6% vote, but next time when he fought the election, he got the 37% vote। दूसरी बार ये जब चुनाव लड़ा तो इसकी पार्टी ने कितना वोट पाया, 37% वोट पाया। और 37% वोट पाने के बाद इसकी स्थिति ये हो गई है, देखिए, इन द बाय द 1932 ही हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बन गया। हिटलर वाज पावरफुल स्पीकर, और वो इतना पावरफुल स्पीकर था कि जहां भी भीड़ खड़ी होती थी, इसके सैनिक, हिटलर के मुख्य उद्देश्य था ब्रेव सैनिक तैयार करना, एक ऐसी सेना तैयार करना जो दोबारा अगर युद्ध हो, क्योंकि वो ट्रीटी ऑफ वर्सले को देख चुका था कितनी अपमानजनक सी ट्रीटी थी। ये चाहता था कि उस ट्रीटी को करने में जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया उनको दबाना चाहता था। तो इतना प्रखर वक्ता था कि जहां खड़ा होकर के बोलता था, उसका एक नारा था कि जहां जहां जर्मन है वहां वहां जर्मनी है।
वेयर इज ए जर्मन, दैट इज जर्मनी। जहां एक भी जर्मन पर्सन है वो जर्मनी है। अर्थात एक जर्मन व्यक्ति के हाथ में इतनी पावर है कि वो उसको पूरे देश को जीत करके जर्मनी में मिला सकता था, इतना प्रखर वक्ता था। तो ये मरे हुए बेहोश हुए सैनिकों को उठा देता था कि फिर से वार करें। तो उसके मदद से इसने अपनी पार्टी का तैयार किया, जो है पूरा पार्टी अपनी तैयार किया। और सारे लोगों ने, सबको उम्मीद बच गई, सबको एक उम्मीद थी कि हिटलर जो है वो क्या करेगा, हिटलर जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर देगा, यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है इस अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर देगा, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस जो फेस कर रहा था ये जर्मनी, इसको खत्म कर देगा। इसलिए लोगों ने हिटलर पे विश्वास किया। ऑन द 30 जनवरी 1935 द प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप ऑफ द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर टू द हिटलर। 30 जनवरी 30 जनवरी 30 जनवरी 1933 1930 he become the chancellor CHA ही बिकम द चांसलर। वो चांसलर बन गया, और चांसलर बनने के बाद पूरा का पूरा चार्ज उसके हाथ में आ गया। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि वो जो देखता था उसका विरोध किया कि ही वाज इन द अपोजिशन ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फेवर में कभी नहीं था। क्यों नहीं डेमोक्रेसी के फेवर में था? क्योंकि डेमोक्रेसी क्या कहती थी, ईच एंड एवरी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। लेकिन वो ये नहीं चाहता था, वो एक डिक्टेटर बनना चाहता था, एक जो है चांसलर बनना चाहता था, ऐसा चांसलर बनना चाहता था जो ट्रीटी ऑफ वर्सिले में उसको अपमान मिला था, एक सेना के जरिए उस अपमान को वो धोना चाहता था। इसलिए उसने लोकतंत्र की निंदा की, और लोकतंत्र की निंदा करने के लिए, डेमोक्रेसी की निंदा करने के लिए उसने जितने भी तरीके हो सकते थे उन सारे ज्यूस को कटवा डाला, एकदम पूरा कटवा डाला। रिकंस्ट्रक्शन, उसने दोबारा, रिकंस्ट्रक्शन मीन आफ्टर बिकमिंग द चांसलर he against the responsibility of economic recovery, economics the अपने जो इकोनॉमिक्स उसका था, उसका नाम था हैजामर सैचेट, who aimed to full production, full employment through the state fund working creation program. This project produced the famous German super highways and the people's car, the Volkswagen. इसने जो है इनके मदद से, ये जो इकोनॉमिस्ट थे इनके मदद से इसने जो है एक नई आर्थिक व्यवस्था लागू की, और उसका नारा था वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। मतलब वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। ये किसी भी तरह से भीड़ तंत्र, डेमोक्रेसी को भीड़ तंत्र कहा जाता था, डंडा तंत्र कहा जाता था, और कहता था कि इसमें विश्वास नहीं है। इसलिए ये कहता था कि वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, एक लीडर पे विश्वास करता था वो, और अपने आप जीता उसने। इसने रिसोर्सेस बनाए, और रिसोर्सेस बना करके हिटलर ने पूरा सब पे कब्जा किया। नाजी वर्ल्ड वाइज व्यू, वर्ल्ड वाइज व्यू में क्या था इसका, द क्राइम्स ऑफ द नाजी कमिटेड टू द लीगल सिस्टम ऑफ द बिलीफ एंड द प्रैक्टिस। नाजी आइडियोलॉजी सिनोनिम्स द हिटलर वर्ल्ड वाइड। जो नाजी की आइडियोलॉजी थी, नाजिस, उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो हिटलर की आइडियोलॉजी थी। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज इक्वलिटी, देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन द पीपल बट ओनली द रेशियल हायरार्ची। ये कहता था लोगों के बीच में कभी समानता हो नहीं सकती, समानता हो नहीं सकती। ये जॉर्डिक आर्यन के बीच, वो कहता था कि आर्यन जो होते थे वो, नॉर्डिक आर्यन जो है वो श्रेष्ठ होते थे, और जो जीस्ट है, जो है जूस है, ये जूस, ये नॉर्डिक जर्मन आर्यन वर्ड एट द टॉप। ये कहता था नॉर्डिक जर्मन आर्यन, नॉर्डिक इसको वो टॉप पे रखता था, और जूस को वो जो है एकदम सबसे नीचे रखता था, इस पे नीचे। ये जाति संघर्ष उसका ये था कि क्योंकि वो कहता था कि एकमात्र ही रिलीजन था, और वो रिलीजन था क्रिश्चियन रिलीजन था, कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन था। और कैथोलिक रिलीजन के जो
फाउंडर थे जीसस क्राइस्ट थे। ऐसा मानना था कि जीसस क्राइस्ट को मारने वाले और मनवाने वाले जो है यही जूस थे, इसलिए ही ऑलवेज हेट टू द जूस, वो जूस से घृणा करता था, उनको मरवा देता था, कटवा देता था। उसके बाद ही बिलीव इन द चार्ल्स डार्विन, थ्योरी ऑफ द चार्ल्स डार्विन, डार्विन की थ्योरी, विकासवाद, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो कहता था जिसमें दम है, जिसमें ताकत है, वो जिंदा रहेगा, वो राज्य करेगा। जैसे संस्कृत में अपने यहाँ नहीं कहा जाता है भारत में कि वीर भोग्या वसुंधरा, जिसकी भुजाओं में ताकत होगी वही राज्य करेगा और राज्य नहीं करेगा। और ऐसी कंडीशन के लिए वो केवल नॉर्डिक जर्मन आर्यन को ही मानता था और इसके अलावा वो किसी को नहीं मानता था। यूथ इन नाजी जर्मनी, यूथ इन, युवाओं के प्रति क्या विश्वास था, वो युवाओं को ही महत्व देता था, युवाओं का महत्व देता था। वो कहता था, उसका मानना था कि युवाओं से ही सेना बनेगी और सेना बनेगी युवाओं से। तो इस क्या करता था, वो नाजी स्कूलिंग सिस्टम से चेंजिंग शुरू किया। तो नाजी स्कूलिंग में सिस्टम में ये था कि वहाँ पे नॉर्डिक जर्मन, आर्यन, ज्यूज और ढेर सारे और जाति के लोग वहां पे पढ़ते थे। उसने क्या किया, पूरी तरह से बदलाव शुरू कर दिया। उसने कहा कि ज्यूज के बच्चे नॉर्डिक आर्यन के, जर्मन के बच्चों के बगल में नहीं बैठेंगे। वो उनको अछूत मानता था। उनके टीचर बदल दिए गए, जो जूस टीचर थे बदल दिए गए, बुक्स दोबारा लिखी गई, सारी चीजें। और सबको किसके लिए, सबको जो है इंडिकेट करता था, सब लोग जो है किसको फेवर करें, नाजी पार्टी को फेवर करें। इस तरह से वो एक ऐसी स्कूलिंग सिस्टम चलाया जिससे दिमाग में लोगों को क्या था, एक ब्रेव सैनिक और साइंटिस्ट, जितनी चीज़ों की इसको आवश्यकता थी, ऐसी स्कूलिंग सिस्टम चलाया। और वो बच्चे किसके सपोर्ट करते थे, वो बच्चे सपोर्ट करते थे, नाजिज्म को सपोर्ट करते थे। और ज्यूज के बच्चों को धीरे धीरे विकलांग कर करके, कभी विकलांग करके, कहीं कुछ करके, किसी तरह से स्कूल से एडमिशन कट कर दिया एकदम। केवल वहाँ पे जो है वो ये गुड जर्मन चिल्ड्रन ही पढ़ सकते थे और कोई नहीं। ये तो नाजी स्कूलिंग थी। नाजी स्कूलिंग बाद नाजी कल्ट ऑफ द मदरहुड, वो महिलाओं के ऊपर उसका क्या विचार था। महिलाओं को, वो पहली बात तो महिलाओं को और पुरुषों में बड़ा भेद मानता था, महिलाओं और पुरुषों में बड़ा भेद मानता था। वो कहता था कि महिलाएं पुरुष की बराबरी कभी नहीं कर सकती, महिलाएं पुरुष की बराबरी कभी नहीं कर सकती हैं। महिलाओं का काम जो है वो घर के कामकाज देख रेख करना और खाना बनाना खिलाना, इसी की वो प्रोफेशन था। लेकिन एक पक्ष में वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मानित करता था। वो कहता था कि अगर कोई महिला नॉर्डिक जर्मन है, नॉर्डिक जर्मन महिला है और वो अच्छी नस्ल, माने कि नॉर्डिक जर्मन से ही एक स्वस्थ बच्चे को पैदा करती है, तो हिटलर उसका बहुत सम्मान करता था। और उस बच्चे को पालन पोषण के लिए, भले ही वो गरीब है, उसे हर चीज की फैसिलिटी मिलती थी, स्कूलिंग से लेकर के हर चीज की फैसिलिटी मिलती थी और उसको पुरस्कार मिलता था। इवन वो कहता था कि अगर शुद्ध नस्ल के नॉर्डिक जर्मन अगर कोई 8 बच्चा पैदा करती थी, तो अगर 8 चिल्ड्रन हुए हैं, 8 चिल्ड्रन हुए हैं, तो 1 गोल्ड कॉइन देता था, गोल्ड कॉइन देता था पुरस्कार के रूप में। बच्चे के लिए वो पुरस्कार के रूप में देता था। और वो देखता था, ये देखिए 6 गोल्ड फॉर द 8 मोर प्रोड्यूस द मेनी चिल्ड्रन, ऑनर क्रॉस वेयर द अवार्डेड, अ ब्रोंज क्रॉस वर गिवन फॉर द 4 चिल्ड्रन, ब्रोंज मिलता था 4 बच्चे के लिए, सिल्वर मिलता था 6 बच्चे के लिए एंड गोल्ड मिलता था 8 बच्चे थे। ऑल द आर्यन मूवमेंट who deviated for the prescribed quota the conduct but the republic considered and the slavery punished those who maintained contact with Jew, जो ज्यूज के साथ कोई संबंध रखती थी या ज्यू के संपर्क से बच्चा पैदा करती थी, उनको वो पनिशमेंट दे देता था।
बहुत बड़ा पनिशमेंट देता था। और पनिशमेंट के लिए तो वो कहता था कि उनको अपने सीने पे लगा करके चलना होता था कि आई हैव स्किल द ऑनर ऑफ द नेशन, मैं देशभक्ति के साथ, मैं राष्ट्रभक्ति के साथ खिलवाड़ की हूँ, इसलिए मुझे दंड मिलना चाहिए। तो नारी के प्रति जो इसका रवैया रहा है उसको आप दोनों कह सकते हैं। बराबरी के मामले में तो पुरुष के बराबर नारी को नहीं लाना चाहता था, क्योंकि पुरुष से यह सेना बनाना चाहता था, इसको वर्ल्ड वार लड़ना था, बदला लेना था ट्रीटी ऑफ वर्सिले से, और उसमें कहीं भी महिलाएं सफल ना होती। वे बच्चा पैदा करके, स्वस्थ नागरिक तैयार करके, एक अच्छी सेना तैयार करके वो वर्ल्ड वार करना चाहता था। द आर्ट ऑफ द प्रोपोगंडा, आर्ट ऑफ द प्रोपोगंडा का मतलब ये हुआ कि जो है नाजिज्म जो भी प्रोपोगंडा करता था, जिनको सजाएं देता था, सजाएं किसको देता था? जो नॉर्डिक जर्मन नहीं होते थे, जो नाजी पार्टी के विरोध करते थे, उन्हीं को वो सजाएं देता था। और सजाएं देता था तो कभी डेथ शब्द नहीं इस्तेमाल करता था, मृत्यु नहीं इस्तेमाल करता था, पनिशमेंट शब्द नहीं इस्तेमाल करता था। इन शब्दों की जगह पे नए नए शब्द इस्तेमाल करता था। इस देखिए, इस पे लिखा हुआ है स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सिचुएशन। स्पेशल ट्रीटमेंट मीन्स दे हैव टू बी सेंड इन द गैस चैम्बर, गैस चैम्बर में भेज दिया गया है, एकदम सामूहिक मौत दी गई है। फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन मतलब जान से मार दिया गया, ठीक है। एथबेनिसिया माने फॉर द डिसेबल्ड, कह दिया अपंग कह दिया गया है, माने किसी तरह से उनको पनिशमेंट दिया गया है। सिलेक्शन एंड द डिफिस्टेशन, ये सब वर्ड यूज करता था ताकि वर्ल्ड सोसाइटी में, पूरे दुनिया में हिटलर की कहीं निंदा ना होने पाए। मीडिया में इस तरह का वर्ड यूज करता था वो। ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम, नाउ हाउ डिड द कॉमन पीपल resist the Nazi? Many subvert the Nazi eyes, spoke their mind in the Nazi language. They felt hurt and anger stirred inside them when they some other look like the Jew. कुछ लोगों को तो अच्छा माना जाता था, लेकिन जो दोनों नजरिए से देखना, दोनों नजरिए से परखना है, एक नजरिया ज्यूस का और एक नॉर्डिक जर्मन का। तो जो नॉर्डिक जर्मन के नजरिए से देखता वो नॉर्डिक जर्मन के नजरिए से अच्छा था, बट जो ज्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता वो ज्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से गड़बड़ था, क्योंकि ज्यू को वो हमेशा जो है पापी, वो कहता था कि जर्मनी में जो भुखमरी फैली हुई है, आर्थिक संकट है, इन सब का कारण यही ज्यूज है, इसलिए वो ज्यूज से बहुत चिढ़ता था। नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट, ये लास्ट में होलोकास्ट है। The information about the first and the thick the Germany during the last year regime, but it was only after the war ended the Germany was defeated. The world came rise to the horror of the what happened while the German were the proclaimed with their the plagues and the defeated and the emerging out the rough. The Jews were wanted to the remember aristocracy and suffering had endured during the नाजी किलिंग ऑपरेशन आल्सो कॉल्ड द होलोकॉस्ट। ऐसे लोग जो उस समय मतलब खून खराबे से जो मारे गए, नाजी के खून खराबे नाजियों के द्वारा जो ज्यूस मारे गए, उनको क्या कहा गया? होलोकॉस्ट कहा गया। तमाम लोग ऐसे मारे गए जो मतलब अनवांटेड तरीके से मारे गए, जिसमें कोई मतलब उनका रीजन नहीं रहा है, लेकिन ज्यू होने के नाते, जैसे हेलमुथ को देखा आपने, हेलमुथ एक छोटा बच्चा 9 साल तक खाना नहीं खाया। तो क्यों नहीं खाया? क्योंकि वो देख रहा था कि इसने, हिटलर ने ज्यूस पर इतना टॉर्चरिंग किया है कि हारने के बाद जो है, वर्ल्ड वार हारने के बाद, इसलिए सबसे बड़ी गलती हिटलर की ये थी कि 1939 में इसने जो है उस पर पोलैंड पे आक्रमण कर दिया, पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। और उसके बाद इसको लग रहा था कि इंग्लैंड साथ देगा, इंग्लैंड भी साथ नहीं दिया। बाद में ये रसिया से भिड़ गया। रसिया से भिड़ने का मतलब हुआ कि रसिया ने इनको चकनाचूर कर दिया। फिर अमेरिका जब इंटर हुआ, जापान से इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष किया, जापान इनकी तरफ आया, जापान इनकी तरफ आया तो जापान ने क्या किया? पर्ल हार्बर, अमेरिका के पर्ल हार्बर पे बम फेंक दिया। पर्ल हार्बर एक नौसैनिक अड्डा था अमेरिका का, उस पे जब पर्ल हार्बर पे फेंक दिया तो अमेरिका ना चाहते हुए भी वर्ल्ड वार में कूद पड़ा। और जब वर्ल्ड वार में कूद पड़ा तो अगस्त 95 में उसने जापान के 2 नगरों नागासाकी और हिरोशिमा पे
बम गिरा दिया, और बम गिराने का स्थिति ये रहा कि आज भी नागासाकी और हिरोशिमा में पैदा होने वाले बच्चे हैंडीकैप्ड ही पैदा होते हैं। हिटलर की पहली बड़ी गलती थी, और उस गलती से हिटलर उबर नहीं पाया। पहली गलती पोलैंड पे आक्रमण, दूसरी गलती रसिया से छेड़ देना, रसिया को छेड़ देना, और तीसरी जो जापान को उकसा दिया उसने। तो थैंक यू गाइस।